नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, हैप्पी होंगे, बिंदास होंगे और हमेशा की तरह जिंदा दिल होंगे, है ना। आज की जो वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं जीवन का विषय कह सकती हूँ, या आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जीवन की क्लास। अगर इसको मैं नाम दूँ तो उसको पहला नाम मैं दूंगी सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, आप जानते हैं, जो आजकल बहुत चर्चा में है। दूसरा हम जो नाम देंगे वो है डिप्रेशन। आज की जो चर्चा है वो इन्हीं दो शब्दों पर है और इन पे हमें कोई नोट्स नहीं बनाने हैं या कुछ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में इस नाम से जुड़ा हुआ कुछ संघर्ष देखा है। तो इसीलिए आज मन किया कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। मान लेते हैं हम लोग कि 3 शहर हैं XYZ। X में 20 सुसाइड हुई, Y में 200 सुसाइड हुई और Z में 250 सुसाइड हुई। ये मान के हम लोग चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड हुई वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुई, यानी वो जो शहर जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। आप समझ रहे हैं ना। अब इसका ये मतलब हुआ कि बड़े शहरों में सुसाइड ज़्यादा हो रही है, गाँव में कम। गाँव में तो शायद तब सुसाइड होती है जब बहुत बड़ा संकट किसी के ऊपर पड़ जाता है, तब वो कोई सुसाइड करता है। और जो ट्राइबल्स हैं यानी आदिवासी क्षेत्र, वहाँ तो बिल्कुल ही नाम मात्र के बराबर सुसाइड होती है या ना के बराबर होती हैं। अब जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर साल सुसाइड की जो दर है बड़े शहरों में बढ़ती जा रही है। तो यदि आप सोचते हैं कि आत्महत्या का मसला केवल एक व्यक्ति का मसला है, तो ये मसला केवल एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये पूरे समाज का मसला है। एक खास समाज एक खास संख्या में आत्महत्याओं की परिस्थिति तैयार करता है। इसलिए लगभग हर देश में आत्महत्या की दर लगभग बराबर रहती है। और इसलिए ये केवल इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मसला नहीं है। कमज़ोर मन के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसके साथ ये हो गया इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं, सब बेकार की बातें हैं। मतलब ये है कि ये केवल एक व्यक्ति के मनोविज्ञान का मसला नहीं है, ये विषय एक व्यक्ति का नहीं है। तो इसे केवल एक व्यक्ति के मनोविज्ञान का मसला समझना ऐसी एक भूल है जो अक्सर हम लोग करते हैं और पूरा समाज करता है। तो इसी से बचना बहुत ज़रूरी है और हम ये कोशिश करते हैं कि दरअसल आत्महत्या क्यों होती है। देखिए, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, आप अपने आप को उसकी जगह रख सकते हैं। अब ये मान लेते हैं कि उसके आसपास बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं और वो परिस्थितियाँ हमेशा जीवन में अच्छी नहीं होती। जीवन में कभी कभी खराब परिस्थितियाँ भी होती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए, पैसे नहीं है उसके पास, हो सकता है उसको उधार मिलना बंद हो गया, उसकी इतनी स्थिति खराब है। कभी हो सकता है उसके ऊपर कोई इलीगल फाइट चल रही हो, उसे कोर्ट के चक्कर काट काट के वो परेशान हो रहा हो। कभी हो सकता है उसके घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई जिससे कि वो बहुत प्रेम करता था और वो उस सदमे को सहन नहीं कर पा रहा है। हजार स्थितियां हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है उसने एग्ज़ाम की पूरे साल तैयारी की हो लेकिन वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। ऐसा हो सकता है उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक ना हो, उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जो लाखों में एक आदमी को होती है और जिसकी वजह से वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह जिंदगी नहीं जी पा रहा हो। ये भी हो सकता है उसके आसपास के लोग उसकी बुलिंग करें। बुलिंग मतलब अरे तू तो मोटा है, अरे तू तो अरे तू तो काला है, अरे तुझ में ये कमी है, अरे तू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ये कह के कि उसके पीछे पढ़ के उसके जो अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसको हो सकता है बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। हज़ारों फैक्टर्स हैं, हम में से किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं है, हज़ारों कमियां हैं और उनको झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवन में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जब हमारा समय अच्छा होता है तो यही शक्तियाँ परिस्थितियों को अच्छा कर देती हैं और हमारा समय बुरा होता है तो यही शक्तियाँ परिस्थितियों को विपरीत कर देती हैं। हम लाख चाहें, जितना अच्छा काम करना चाहें, वो काम हमेशा हमारा उल्टा हो जाता है। तो एक तो है व्यक्ति और एक है स्थितियाँ जो उस व्यक्ति को परेशान करती हैं। अब ये स्थितियाँ तो सभी को परेशान करती हैं लेकिन सब सुसाइड नहीं करते। तो एक चीज हो सकती है कि उस व्यक्ति का इन परिस्थितियों से लड़ने का मैकेनिज्म कैसा है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म उस व्यक्ति का कैसा है। तो अगर मेरे खिलाफ बहुत सारे मोर्चे एक साथ खुल जाएंगे तो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म यानी मेरा सुरक्षा कवच कैसा है इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए।
अगर मेरा सुरक्षा चक्र ठीक है तो मुझ पर उतना फर्क इन चीज़ों का, इन विपरीत परिस्थितियों का नहीं पड़ेगा जितना कि दूसरे पर पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको अगर कहना चाहूँ कि कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म कहीं ना कहीं टूट रहा है, कहीं ना कहीं उसका सुरक्षा कवच टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। अगर परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं लेकिन व्यक्ति का डिफेंस मैकेनिज्म उससे बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, लड़ने की क्षमता होगी उसके अंदर। किसी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना कमज़ोर है कि हमेशा परिस्थिति अच्छी रही और ज़रा सी परिस्थिति ख़राब हुई तो वो उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाएगा, वो उस परिस्थिति को बिल्कुल झेल ही नहीं पाएगा। कल्पना कीजिए कि बहुत नाजों से पला हुआ एक बच्चा जिसको कभी कोई खरोंच भी नहीं लगी है, बहुत एक्स्ट्रा पैम्पर्ड बच्चा, अगर ज़रा सा गिर भी जाएगा, अरे अरे इसे उठा लो, इसके चोट लग जाएगी। बच्चे को हमेशा ये लगेगा कि दुनिया तो मेरे लिए बनी है। बच्चे को पेरेंट्स ने कभी भी परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाया। जब भी कभी भी परिस्थिति खराब होगी ऐसा बच्चा सुसाइड कर लेगा। जिस बच्चे ने स्कूल में कभी किसी की सुनी नहीं, अगर किसी दूसरे बच्चे ने उससे कुछ कह दिया तो माता पिता लाठी लेके उसके ऊपर चढ़ गए, दूसरे बच्चे सहम जाएंगे। लेकिन भाई वो तो स्कूल था ना, अब वो विश्वविद्यालय में जाएगा, पढ़ने जाएगा, वहाँ पे मान लीजिए वो रिजेक्शन झेल ही नहीं पाएगा। मान लो वो किसी लड़की से बोल रहा है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, या किसी लड़के से लड़की बोल रही है कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, वहाँ पे उसको रिजेक्शन मिलेगा तो वो पक्का कहीं ना कहीं सुसाइड कर सकता है। और इसके विपरीत हम दूसरी बात करते हैं, गांव का जो बच्चा है वो जा रहा है पैदल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, रास्ते में कोई ट्रैक्टर जा रहा है उस पर ही चढ़ लिया, रास्ते में गन्ना पड़ा गन्ना ही चूस लिया, उस पर कोई असर नहीं होता है। उसके माँ बाप भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि ओहो गिर जाएगा, उठ जाएगा, संभल जाएगा। एक दिन पीट कर आए, 4 गालियाँ दे के आते हैं, 8 गालियाँ खा के आते हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती के साथ जी रहे होते हैं, माता पिता को भी उनका कोई ख़ास ध्यान नहीं होता। इस तरीके के बच्चे कहीं आगे अपने बाहर जाते हैं तो उनको कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। ये किसी से कहेंगे कि भाई तू मुझे पसंद है, सामने वाला अगर कहेगा कि मुझे तू पसंद नहीं है तो ये कहेंगे जा भाड़ में जा, ठीक है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद, आगे चल। तो ये 2 परिस्थितियाँ सामने हैं। रिजेक्ट तो इसको भी किया गया है ना, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिसको आजकल कोरोना के टाइम में कहते नहीं है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ तभी लड़ सकते हो, बीमारियों से तभी लड़ सकते हो, तो ये इम्यूनिटी केवल कोरोना से लड़ने के लिए नहीं है, डिप्रेशन से, एंजाइटी से और तरह तरह की जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनसे भी लड़ने की आपको इम्यूनिटी की ज़रूरत है आपके खुद से अंदर। तो इसी इम्यूनिटी का नाम है डिफेंस मैकेनिज़्म। तो जो वो डिफेंस मैकेनिज़्म मैं नहीं बना सकती हूँ, मेरे परिवार के, मेरे साथ के भी जो लोग हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए इस डिफेंस मैकेनिज़्म को बनाने में। कहीं ना कहीं हमारे परिवार ने भी इस परेशानी को देखा है, इसीलिए आज मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से इस बात पर चर्चा करूं और इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बच्चों के माता पिता तक पहुंचाइएगा। बिल्कुल एक सच बात मैं आपको आज बता रही हूं। तो अब हम उस दूसरे शब्द पर आते हैं जो आजकल समाज में बड़ा ही चर्चा का विषय है, हर घर में है, डिप्रेशन। हर कोई कहता है मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो आजकल आप देखते ही हैं डिप्रेशन पे हर चैनल पे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक जो है सलाह देते रहते हैं किस तरीके से आप अपना डिप्रेशन कम कीजिए, ये कीजिए। तो मैं आपको थोड़े से शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ कि डिप्रेशन है क्या। अगर मुझे डिप्रेशन को डिफाइन करना है तो ये एक प्रकार का मनोरोग है। जैसे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे किसी को बुखार हो गया, लोग कहेंगे फीवर हो गया, इसको क्रोसिन दे दो बुखार उतर जाएगा। तो जैसे हमारे शरीर में परेशानी होती है, जैसे बुखार हो गया, वैसे ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो चिंतन प्रक्रिया होती है, जो भावनाएं चलती हैं, उसकी भी कुछ परेशानियां चलती रहती हैं। तो साइकोलॉजी में इस रोग को नाम दिया गया है डिप्रेशन। डिप्रेशन को हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, ये मूड डिसऑर्डर है। इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम हमेशा कहते नहीं आज मेरा मूड अच्छा है, आज मेरा मूड बेकार है, तो जनरली हम इसको मूड बोलते हैं कि डिप्रेशन का मतलब ये है कि मूड आज ऐसा है तो कल अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं। डिप्रेशन का मतलब ये है कि लंबे समय तक जैसा मूड रहना और ख़राब मूड रहना, उसका मतलब कहा जाता है डिप्रेशन। यदि कोई व्यक्ति 14 दिन या इससे ज़्यादा
इन परिस्थितियों में रहे यानी खराब मूड में रहे तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये डिप्रेशन है। ऐसा हो सकता है कि हम भी महीने में 1 या 2 दिन ऐसा महसूस करें कि परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं जैसी हम चाहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है अपने जीवन में कभी कभी कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा। आपको महीने में 1 दिन 2 दिन खराब लगता है, कुछ दिन आप लोग खुश रहते हैं, कभी 1-2 दिन परेशान रहते हैं, तो कोई चिंताजनक बात नहीं है, सब ठीक है। पर आप कभी तूफानी मूड में आ जाते हैं, कभी अवसाद में चले जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है। तो 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति का मूड खराब परिस्थिति में रहता है तो इसकी भी मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ कि खराब मूड की परिभाषा क्या होती है। निम्नलिखित अगर ये पॉइंट अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है, उसके मूड में चल रहे हैं, तो पक्का वो डिप्रेशन का मरीज होता जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपको 2 हफ्ते से सैडनेस यानी दुखी लग रहा है, उसको दुख की ही फीलिंग है, तो पक्का वो डिप्रेशन में है। अगर आप देखेंगे वो दुखी है, जब भी बात करता है तो उसकी बातों में कुछ ना कुछ दुख झलकता है, हमेशा नाराज़ रहता है, गुस्सा रहता है, ठीक से बात नहीं करता, या फिर रोता रहता है, या फिर हमेशा जब भी बात करो तो रोने की अवस्था में रहता है, चिड़चिड़ा हो गया, किसी से बात नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं अवसाद में या डिप्रेशन का शिकार हो गया है। इस सैडनेस को डिफाइन हम कुछ शब्दों से कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में अब कोई होप नहीं है, होपलेस हो गया है, एक इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इस डिप्रेशन को। जैसे कोई व्यक्ति कहने लगे कि अब नहीं होगा, अब मैं जीवन में हार गया हूँ, अब मेरे से ये नहीं होगा। आपको कहना चाहिए कि क्यों नहीं होगा, पढ़ाई करो या काम करो। सामने वाले का ये रूल बनता है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई बात कर रहा है कि हाँ मैं हार रहा हूँ, अब मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो आपको उसका सहारा बनना चाहिए। भले ही आप पैसे से या तन से नहीं बन सकते, आप मन से तो उसकी सहायता कर सकते हो कि नहीं नहीं क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा, हेल्पलेसनेस दिखने लगे, उसको लगे कि कोई मेरी सहायता नहीं करता। लगातार वो किसी काम में लगा हुआ था, पहले सब लोग सहायक थे, अब कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, तो उसको लगता है कि अब कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी। होता है वर्थलेसनेस, जब किसी को लगता है कि मेरे जीवन का अब कोई मूल्य नहीं है, मैं निरर्थक हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बना हूँ। दूसरे इन बातों के कुछ कारण भी होते हैं, जैसे इमोशनल कोई होता है तो उस वजह से भी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है या उसकी मेंटल परिस्थिति खराब हो जाती है, ऐसा भी कई बार देखा गया है। एक होता है सोशल प्रेशर, इस बात पर माता पिता को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डिप्रेशन नहीं है, पर यह बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी वजह से तो किसी को डिप्रेशन नहीं हो गया है। ज़्यादातर देखा गया है कि इमोशनल जो लोग होते हैं उनको जब डिप्रेशन होता है तो वो लोग ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कि किसी का तलाक हो गया है, 2 लोग में से एक पार्टनर जो था वो ज़्यादा प्यार करता था, वो अलग नहीं होना चाहता था, तो वो चीज़ ये झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया। उसको लगा कि अब जीने की कोई चाह ही नहीं है। और ये स्थिति ब्रेकअप में भी हो सकती है, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप वो चीज़ झेल नहीं पाए और आपको बस दुनिया जो थी वो आपको बस उसी के इर्द गिर्द लगती थी और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपको बस एकमात्र सहारा सुसाइड ही लगा। ये ज़्यादातर देखा जाता है कम उम्र के बच्चों में, यानी 18 से 22 साल के बच्चों में ये चीज़ देखने को मिलती है। सोशल प्रेशर ज़्यादातर अधिकांश जो है पेरेंट्स की तरफ से आता है। वो क्या होता है कि ना वो कि मेरा बच्चा ये बनेगा। ज़्यादातर पेरेंट्स में सोशल प्रेशर कहाँ पर वो अपने बच्चे पर डालते हैं कि मैं ये नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा वो बनेगा। ये एक सोशल प्रेशर होता है और माता पिता को इसको समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये सोशल प्रेशर बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। जैसे कई पेरेंट्स ये मान के चलते हैं, कई माता पिता ये मान के चलते हैं कि मेरा बच्चा फ्यूचर में क्या बनेगा वो तय करेंगे, ना कि बच्चा। ये सबसे ख़तरनाक एक बीमारी है पेरेंट्स के अंदर। तो आज की बात में बस इतना ही। अगर मैंने जो बातें की हैं और उनमें से अगर आपने इनमें से 2-3 बात भी नोट की हैं और आप आज से ही उन 2-3 बातों को फॉलो करने लगें तो आपकी ज़िंदगी भी स्वर्ग बन सकती है। अगर आप प्रकृति को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप किसी भी चीज़ को मानते हैं तो आप ध्यान रखिए। तो आज मैंने जो बातें की हैं इनमें से आप 2-3 सूत्र भी फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ फटकेगी भी नहीं। लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप फॉलो कर रहे हैं तो पक्का आपके जीवन में डिप्रेशन की एंट्री होनी ही है। और अभी से ही इन बातों का ध्यान रखिए और बचिए इन परिस्थितियों से, इन चीज़ों से,
और अपने जीवन को अच्छा और सरल बनाइए। और अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको निराशा हताशा ही लग रही है, कि आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अकेले आपको नहीं रहना है। किसी भी कंडीशन में आपको अब अकेले नहीं रहना है, ये आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप अपने घर से अभी भी दूर हैं और आपको ये परिस्थिति लग रही है, तो मेरी सलाह मानिए, चुपचाप अपने घर चले जाइए। आप दिल्ली में हैं, पटना में हैं, अमेरिका में, कहीं भी हैं, तुरंत अपने घर चले जाइए। तो बस आज की बात को यहीं पर विराम देंगे और फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी विषय पर फिर से बातचीत करेंगे। आप अपना